हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन। इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के इस चैनल पर मैं संदीप चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा है लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन इंडिया। आज मैं ये आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा मूवमेंट्स वाला। इसका मेरे को सिर्फ और सिर्फ कल की क्लास में अपन ने जो एक्सप्लेनेशन देखा था इसका, उसके अपन को नोट्स लिखने हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं कभी कभार, तो वो पॉइंट्स भी आपके नोट्स में कवर हो जाएंगे। हालांकि कोई पॉइंट छूटा नहीं है, बट मेरा इंटेंशन ये रहता है कि भाई मैं जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है वो मैं आपको बोर्ड पे भी सारी की सारी चीज़ें लिखाऊं, ताकि आपको आपके कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। लेकिन आज आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इसके बाद जो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट मैंने कल आपको बताया था, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय ने वहाँ पे दिया था बनारस में, आपको बोला था ना मैंने कल की क्लास में कि ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस के तहत सबसे पहले मॉडल एक्ट दिया था। ऐसे ऐसे क्या होते हैं, पांच से छह प्रकार के प्रारूप तैयार किए। उसको अभी तक मैंने देखा है, जहां तक जिस हिसाब से डिटेल में एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन पर, और ये थोड़ा टफेस्ट, मतलब फर्स्ट यूनिट का अगर आप टफेस्ट टॉपिक की बात करोगे ना, ये टफेस्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसको समझने में थोड़ी सी मतलब क्रिएटिविटी भी लगेगी। आपको कंफ्यूजन होगा कि मतलब ये एक्ट, लेजिस्लेशन, ये मॉडल्स, ये क्या है। मैं हर चीज़ आपको इतनी डिटेल में बताऊंगा और एक एक चीज़ को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा ना कि इस टॉपिक को भी आपको याद करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन वो टॉपिक अपना स्टार्ट होगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज अपन क्या करेंगे, लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन इंडिया, जो अपना टॉपिक चल रहा है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन इंडिया में अपन आधुनिक काल की बात कर रहे थे और अपनी बात चल रही थी 20वीं शताब्दी की। किसकी बात चल रही थी? 20वीं शताब्दी। मॉडर्न पीरियड मतलब आधुनिक पीरियड में अपन 19वीं शताब्दी में जिन जिन का रोल था उनको अपन ने देख लिया था। 20वीं शताब्दी में अपन तीन टाइप के रोल्स देखते हैं कि भाई इन्होंने किन्होंने। सबसे पहले इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत रूप से, मतलब उन्होंने अपना कैसे योगदान दिया। फिर ग्रुप में, जिसमें अपन एसोसिएशंस की बात करते हैं कि एसोसिएशंस के फॉर्मेट में कैसे मदद की, मतलब लाइब्रेरी के लिए, और कैसे मतलब लाइब्रेरी मूवमेंट में उनका योगदान था। और फिर अपन बात करते हैं स्टेट, राज्य सरकारों ने मतलब किस प्रकार लाइब्रेरी के विकास को आगे बढ़ाया। तो सब अपन 20वीं शताब्दी में सबसे पहले बात कर रहे थे रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें जो अपन सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब ही क्या होता है, व्यक्तिगत और सिंगल पर्सन। तो रोल ऑफ इंडिविजुअल, जिसे अपन हिंदी में क्या कह देंगे, व्यक्तिगत भूमिका। व्यक्तिगत भूमिका कि भाई किस प्रकार व्यक्तिगत एक आदमी ने लाइब्रेरी के विकास की शुरुआत में और उसके लिए किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई थी। यहाँ पे मैं आपको एक डाउटफुल क्वेश्चन भी कहता हूँ, जो मल्टीपल टाइम में डाउट क्रिएट करता है। मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन, आपको दोनों दो तरीके से याद रखना है। मैंने क्या कहा, अपनी क्लास में किस टाइप से क्वेश्चन को सही किया जा सकता है और कैसे जो गलत होने वाला क्वेश्चन होता है उसको भी वापस एक तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कल अपन ने पढ़ा था ना, कल अपन ने कैसे देखा था कि एग्जामिनर क्वेश्चन को मतलब अपनी आईक्यू चेक करने के लिए किस प्रकार से बनाता है, उसी प्रकार आईक्यू चेक करने के लिए क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाता है, वो भी चीजें अपन देखते हुए चल रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स रोल में अपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने सयाजी राव गायकवाड़ के बारे में पढ़ा था। तो उसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, तो अपन बात करेंगे वर्ष 1906 की। वर्ष 1906 में बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास को एक आंदोलन के रूप में, सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास एक आंदोलन के रूप में शुरू किया। तो आप लिखिए अब इंडिविजुअल का योगदान। सर्वप्रथम बड़ौदा राज्य, सर्वप्रथम। अब ये बड़ौदा राज्य कहां पे है, गुजरात में है। अभी तो बड़ौदा क्या हो गया, गुजरात का कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन उस समय पूरा का पूरा साम्राज्य क्या कहलाता था, स्टेट। वहां पे उस समय राज्य कहलाता था। तो सर्वप्रथम बड़ौदा राज्य के महाराजा, जिनका नाम क्या था, सयाजी, सयाजी राव गायकवाड़, सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास को एक आंदोलन के रूप में शुरू किया।
तभी तो ये लाइब्रेरी मूवमेंट का पार्ट पड़ा भाई। एक सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास को एक आंदोलन के रूप में शुरू किया, तभी तो ये लाइब्रेरी मूवमेंट का पार्ट बना। इसीलिए तो अपन इसको लाइब्रेरी मूवमेंट में पढ़ रहे हैं। तो विकास को एक आंदोलन के रूप में शुरू किया, ठीक है। अब जब उन्होंने इसको आंदोलन के रूप में शुरू किया तो इसके लिए उन्होंने काम क्या किए। किसी भी चीज में, किसी भी गतिविधि को करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करने पड़ेंगे। तो उन्होंने उनको, मैंने आपको क्या बताया था, W.A. बॉर्डन को क्या किया था, अपने राज्य में जो इनका बड़ौदा में साम्राज्य था वहां पे क्या किया था उन्होंने, लाइब्रेरी का क्या किया था, क्यूरेटर नियुक्त किया था। किसको किया था, W.A. बॉर्डन को। तो अब अपन क्या लिखेंगे, उन्होंने पुस्तकालयों के लिए, उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालयों को किन की बात कर रहे हैं, सयाजी राव गायकवाड़। उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालयों को आधुनिक तर्ज पर व्यवस्थित करने के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालयों को आधुनिक तर्ज पर व्यवस्थित करने के लिए W.A. बॉर्डन। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, W.A. बॉर्डन का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी अगर पूरा नाम आ जाता है तो अपन को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। W.A. बॉर्डन का पूरा नाम क्या होता है, विलियम एलनसन बॉर्डन। विलियम एलनसन बॉर्डन, ये W.A. बॉर्डन का पूरा नाम होता है। उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालयों को आधुनिक तर्ज पर व्यवस्थित करने के लिए W.A. बॉर्डन को अपने राज्य में पुस्तकालयों का क्यूरेटर नियुक्त किया। W.A. बॉर्डन को अपने राज्य में पुस्तकालयों का क्यूरेटर, क्या नियुक्त किया, क्यूरेटर नियुक्त किया। तो आप अगर अपने नोट्स बना रहे हो तो इसमें लिख सकते हो, क्यूरेटर कौन होता है, लाइब्रेरी से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख करने वाला। ये जो क्यूरेटर वर्ड लिखा है ना मैंने, तो इसमें आप अपने नोट्स में क्यूरेटर के पास में लिख सकते हो, या नीचे नोट लगा के लिख सकते हो। क्यूरेटर कौन होता है, लाइब्रेरी से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख करने वाला। उसे पहले क्या कहा जाता था, क्यूरेटर कहा जाता था। जैसे कि आज अपन क्या कह रहे हैं, उनको लाइब्रेरियन कहते हैं। तो किसको नियुक्त किया था, W.A. बॉर्डन को नियुक्त किया था। और बॉर्डन ने क्या किया था, एक 7 डेज का क्या किया था, लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था। तो W.A. बॉर्डन ने क्या किया था, 7 डेज का लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे अपन, बॉर्डन द्वारा सेवन डेज का क्या चलाया गया, लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया। आपको पता होगा, मैंने आपको जब अपन बेसिक फंडामेंटल्स स्टार्ट करते हैं उस समय भी सयाजी राव गायकवाड़, इन्हीं W.A. बॉर्डन के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। 1910 में आते हैं, 1911 में ये प्रोग्राम चलाते हैं, एवरीथिंग मैं पहले बता चुका हूँ। आज यहाँ पे मूवमेंट्स की बात करें और मूवमेंट में भी अपन व्यक्तिगत सिंगल पर्सन के द्वारा क्या योगदान निभाया गया था उसको पढ़ते हैं, तो सबसे पहले सयाजी राव गायकवाड़ का योगदान आता है। यहाँ पे ना अगर अपन देखते हैं कि भाई अगर जब लाइब्रेरी मूवमेंट्स में देखते हैं तो सर्वप्रथम योगदान W.A. बॉर्डन करने सयाजी राव गायकवाड़ का ही आता है, जो अपन 1906 की बात कर रहे हैं। आगे अपन देखेंगे S.R. रंगनाथन के द्वारा 1930 में मतलब लाइब्रेरी के लिए बहुत ही क्रिएटिव काम किए जाते हैं। लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन क्या कंफ्यूज करने वाला होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी।
सयाजी राव गायकवाड़ के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था, आंध्र प्रदेश राज्य में वाले आंदोलन के लिए किसको जाना जाता है, वेंकटा रमणीय को। उनका पूरा नाम क्या होता है, अयंकी वेंकटा रमणीय को जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण योगदान, आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसका जाना जाता है, महत्वपूर्ण योगदान अयंकी वेंकटा रमणीय का माना जाता है। इनके नाम को कॉमा में लिखना, अयंकी वेंकटा रमणीय का माना जाता है। महत्वपूर्ण नाम ध्यान रखो, किस राज्य से संबंधित है, उनके द्वारा क्या काम किया जाता है, वो चीज ध्यान रखो। इसमें सिर्फ इतना ही अपन को ध्यान में रखना है। अयंकी वेंकटा रमणीय का संबंध किससे होता है, आंध्र प्रदेश राज्य से। इनके बारे में अयंकी वेंकटा रमणीय से संबंधित कुछ चीजें अगर बतानी है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। एस आर रंगनाथन से संबंधित और अयंकी वेंकटा रमणीय के संबंधित इनको कौन कौन से प्राइज दिए गए थे और इनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण योगदान किया जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आंध्र प्रदेश के बाद अगर अपन बात करते हैं तो फिर अपन ने बात की थी मास्टर मोतीलाल की। मास्टर मोतीलाल ने क्या किया था, मास्टर मोतीलाल ने एक श्री सन्मति पुस्तकालय की स्थापना की थी, जो अपने प्रयासों से, अपना जो भी लाइब्रेरी कलेक्शन होता था उससे और अपने प्रयासों से की थी। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि घर घर जाकर पुस्तकें वितरित करने वाले पुस्तकालय अध्यक्ष, उसमें इन्हीं का नाम आता है मास्टर मोतीलाल का। तो अपन लिखेंगे मास्टर मोतीलाल ने सन 1920 में, मास्टर मोतीलाल ने सन 1920 में अपने स्वयं के प्रयासों मतलब उनके खुद के प्रयास एवं संसाधनों मतलब उनके पास जो भी संसाधन थे, जो भी पुस्तकें थी, लाइब्रेरी से संबंधित जो भी संसाधन थे, अपने स्वयं के प्रयासों एवं संसाधनों से श्री सन्मति पुस्तकालय, इस पुस्तकालय का नाम याद रखना, से श्री सन्मति पुस्तकालय, जो है ना, आज अपन पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, वो एज ए पब्लिक लाइब्रेरी की तरह ही काम करता था। इसलिए इसके कोष्टक में आप उसको सार्वजनिक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय भी कह सकते हैं आप इसको। अपने संसाधनों एवं प्रयासों से श्री सन्मति पुस्तकालय की स्थापना की। अब इन्हीं से संबंधित, मास्टर मोतीलाल से संबंधित ही वो क्वेश्चन है, तो इनके साथ में ये वो क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि भाई क्वेश्चन क्या है, ऐसे कौन से पुस्तकालय अध्यक्ष थे जो घर घर जाकर पैदल पुस्तकें वितरित करते थे। क्वेश्चन है, ऐसे कौन से पुस्तकालय अध्यक्ष थे जो घर घर जाकर पुस्तकें वितरित करते थे। तो उसमें किसका नाम आ जाएगा, अपने मास्टर मोतीलाल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे तो अब अपन देखते हैं, तो अपन एस आर रंगनाथन की बात करेंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बात करेंगे। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन का तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है
अब इसमें सबसे पहली चीज जो कंफ्यूजन वाली चीज है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। एस.आर. रंगनाथन के बारे में मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था कि भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या रहता है, मैंने आपको बताया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय के जनक के रूप में जाना जाता है। जनक कौन होता है, जो क्या करते हैं, किसी भी चीज की शुरुआत करने वाला, किसी भी चीज की उत्पत्ति करने वाला होता है, वो जनक होता है। अब यहाँ पे दो चीज का डाउट होता है जो आज तक किसी के भी क्लियर नहीं हो पाया है, मेरे भी क्लियर नहीं हो पाया है। डिपेंड करेगा उसमें एग्जामिनर किसको मानता है। कुछ बुक्स होती है, ऑथेंटिक बुक होती है, जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को क्या कर रही है, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक मानती है। कुछ अच्छी ऑथेंटिक रेफरेंस बुक में मैंने देखा है, जो नेट की बुक होती है, उसमें क्या होता है, जो अपन सर्वप्रथम सयाजी राव गायकवाड़ की बात कर रहे हैं ना, उनको क्या माना गया, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना गया। अगर मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो जनक वो होता है जिसके द्वारा शुरुआत की जाती है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि मेरा मानना था कि डॉक्टर नहीं सॉरी सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड है, उन्हें भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक मानना चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो इस आंदोलन की उन्हीं के द्वारा की गई थी भारत में। उसके बाद जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, इन्होंने तो क्या किया था, मतलब अच्छे लेवल पर, एक ब्रॉड विस्तृत लेवल पर है ना, लाइब्रेरी मूवमेंट्स के लिए काम किए थे। और इनके विस्तार को देखते हुए फिर आगे लाइब्रेरी का भारत में बहुत अच्छा विकास हुआ। तो उसके पर्सपेक्टिव में भी अगर अपन देखें तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को इसका मतलब जनक कहा गया हो, क्योंकि एक्चुअल में अगर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जब लाइब्रेरी में, एक्चुअल में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन लाइब्रेरियन नहीं थे, वो सबसे पहले तो वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो मैथमेटिक्स से प्रोफेसर से जब वो लाइब्रेरी के फील्ड में आए और लाइब्रेरी के लिए उन्होंने काम किया, तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी लाइब्रेरी को लेकर, और लाइब्रेरी को जितना उन्होंने जितने अच्छे से समझा, और उसके बाद में जो भारत में पुस्तकालयों का जो विस्तार किया, वो जबरदस्त लेवल पर हुआ, हर एक स्टेट में और हर एक लेवल पर। और इनको जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को इस फॉर्मेट में भी अगर अपन मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट दिया था, उसी के बाद, उसी मैंने आपको क्या बताया था, उसी मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को आधार मानकर फिर पूरे भारत में, मतलब हर एक राज्यों में क्या हुआ, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का विस्तार हुआ। राज्यों ने कानून बनाना स्टार्ट किए, लाइब्रेरीज के लिए काम करना स्टार्ट किया। तो अगर ऐसे देखा जाए तो भाई डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रयासों के बाद में ही तो इतना विस्तार हुआ है, मतलब तो उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भी लाइब्रेरी मूवमेंट का या पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जा सकता है, उसको भी सही मान सकते हैं। तो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के बेस पर। मैं आपको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का ही लिखाऊंगा, लेकिन आपको दोनों चीज ध्यान रखनी है, आपकी भी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, आगे आगे भी ऐसे क्वेश्चंस की गलतियां हुई है, इसीलिए पिछली वैकेंसी में आपने देखा होगा थर्ड ग्रेड में 11 से 15 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। और 11 से 15 क्वेश्चंस जब डिलीट होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मेरिट पूरी आगे पीछे हो जाती है, 30 से 35 नंबर का वेरिएशन हो जाता है नेगेटिव मार्क्स की मार्किंग को मिलाकर। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो गलत ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। तो इसमें अपन आप एक चीज कर सकते हो कि अगर आपको आपके ऑप्शन में मैंने दोनों चीज बता दी, अगर आपके ऑप्शन में सयाजी राव गायकवाड़ ही मिले और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का नाम नहीं मिले, तो आप उनको सही मानोगे, सयाजी राव गायकवाड़ को, क्योंकि लाइब्रेरी मूवमेंट की शुरुआत उन्होंने की थी। शुरुआत के बेस पर देखते हैं तो उनको मानते हैं, लेकिन अगर विस्तार के बेस पे देखते हैं, जो फर्स्ट प्रोग्रेस हुई थी लाइब्रेरी की, वो तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रयासों से हुई थी। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का भी अगर आपके 4 ऑप्शन में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का नाम मिले और सयाजी राव गायकवाड़ का नाम नहीं मिले, 3 नाम दूसरे मिले, मान लो अयंकी वेंकटा रमणिया का मिल जाए, या मास्टर मोतीलाल का मिल जाए, या क्या मिल जाए, पी.एन. कोल्ला का मिल जाए, और एक नाम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का मिल जाए, तो उस केस में आप डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को सही मान सकते हो। या फिर सयाजी राव गायकवाड़ मिले और 3 नाम ये मिल जाए, कि पी.एन. कोल्ला मिल जाए या फिर और कोई भी नाम मिल जाए, और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का नाम नहीं हो, तो उस समय आप सयाजी राव गायकवाड़ को सही मानोगे। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, सयाजी राव गायकवाड़ का भी नाम मिल रहा है और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का भी नाम मिल रहा है, तो जहां तक मेरा एनालिसिस है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को मानना सही माना जाएगा, क्योंकि इनके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो मॉडल एक्ट दिया था ना, उसी के बाद से ही लाइब्रेरी को समझना स्टार्ट किया गया और इसका विस्तार होना शुरू हुआ। इसीलिए मैंने सयाजी राव गायकवाड़ के केस में आपको ये चीज नहीं बताई और एस.आर. रंगनाथन के केस में ये बताई, और ऑथेंटिक बुकें भी इसको मान रही है, ताकि आप चैलेंज भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को। मैंने क्या कहा था, इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन पे आपको हर चीज डिटेल में बताई जाएगी,
कहीं पे भी आपका डाउट नहीं रखा जाएगा। एग्जामिनर के हर एक पर्सपेक्टिव में बात की जाएगी। यहाँ पे केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाने के साथ साथ पढ़ने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। इसलिए जुड़े हुए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल को जितना आप विस्तारित कर सकते हो हर एक बच्चे तक अगर आप इन्फिनिटी लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे तो मैं कह रहा हूं किसी के भी हर एक के भविष्य में लाइब्रेरी के लिए मैं बहुत बड़ा सुधार कर दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करते हैं तो अपन किसकी बात करें, एस.आर. रंगनाथन को। तो भारतीय पुस्तकालय आंदोलन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। भारतीय पुस्तकालय आंदोलन, लाइब्रेरी मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं अपन, लाइब्रेरी मूवमेंट्स को हिंदी में कहते हैं भारतीय पुस्तकालय आंदोलन। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। फिर अपन अगर इसमें बात करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का योगदान क्या था लाइब्रेरी मूवमेंट्स के लिए, तो फिर अपन बात करते हैं इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का जो सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था ना, वो इन्होंने ही किया था। इंटीग्रेटेड इसको कॉमा में रखना, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का विचार सर्वप्रथम एस.आर. रंगनाथन द्वारा कब दिया गया था, 1930 में। 1930 में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया गया। 1930 में आयोजित, इसको भी आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्नीस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कहां पे हुई थी कॉन्फ्रेंस, बनारस में। ये तो फिर आप ऐसे मत लिखो, बनारस ऐसे मत लिखो, सेंटेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा। विचार सर्वप्रथम एस.आर. रंगनाथन ने 1930 में बनारस में आयोजित, ऐसे लिखो 1930 में बनारस में आयोजित। इस नाम पे बनारस का भी ध्यान रखना, ये भी पता होना चाहिए, एक तो डेट पता होनी चाहिए कब आयोजित होती है, कहां पर होती है, और कॉन्फ्रेंस का नाम क्या होता है। बनारस में आयोजित ऑल एशिया, मतलब पूरे एशिया की बात हो रही है ना, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया। ये जो विचार दिया है, आपको अपन को ये भी समझ में आना चाहिए इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम होता है क्या है। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत। एकीकृत मतलब सपोज मैं अपने कोर्स की बात करता हूँ कि जैसे अभी तो आप BLAS 1 साल का कोर्स करते हो और MLIS फिर अलग से 1 साल का कोर्स होता है, लेकिन अपने जोधपुर में JNU यूनिवर्सिटी है, वो क्या करती है 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करवाती है कि आप 1 साल में BLIS कर लीजिए, 1 साल में उसके साथ में MLIS कर लीजिए, और पूरी की पूरी डिग्री आपको एक साथ में दे दी जाएगी BLIS और MLIS की, मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर की पूरी। जैसे आपको बैचलर डिग्री मिलती है, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है 4 साल का, वो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। BA की डिग्री होती है आपकी, वो क्या होता है 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसी प्रकार मतलब जो संयुक्त रूप से जो कोई होता है ना, मतलब काम, उसको अपन इंटीग्रेटेड कहते हैं, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं एकीकृत। इसको आप हिंदी में लिखना चाहोगे तो लिख लो एकीकृत पुस्तकालय सिस्टम। सिस्टम तो मतलब क्या होता है, एक तंत्र, एकीकालय। अब आप इसको ऐसे लिखोगे क्या हिंदी में, एकीकृत पुस्तकालय तंत्र। इससे अच्छा तो
ऐसे बेटर समझ में आ रहा है ना। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम मतलब एकीकृत लाइब्रेरी का एक सिस्टम किस प्रकार से चलाना चाहिए, उसके लिए जो उन्होंने विचार किया था, वो सर्वप्रथम विचार एसआर रंगनाथन ने किया था। और कब किया था? बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में किया था। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया था? एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट प्रस्तुत किया। वो मैं आपको आगे लिखा रहा हूं, आगे लिखिए आप, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी पॉइंट में लिखना अपन को है ना। ये जो ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में दिया ना, तो अपन क्या लिखेंगे? इसी कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस को हिंदी में क्या करते हैं? सम्मेलन। और कोई भी सम्मेलन क्या होता है? जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो अपन नहीं देखते हैं, मतलब जब किसी भी कॉन्फ्रेंस की बात होती है तो अलग अलग देशों से मतलब क्या होता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। जब अगर अपन देखते हैं भारत का भी, अगर अपन देखते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपन के यहाँ से भी कभी 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 कोई ना कोई मतलब प्रोफेशनल लोग बाहर जाते हैं, कहते हैं भाई इस चीज़ की कॉन्फ्रेंस होती है। तो जिस पर्टिकुलर विषय पे, जैसे अगर अपन लाइब्रेरी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो अगर लाइब्रेरी के पर्सपेक्टिव में अगर कोई बड़े लेवल पे कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो इंडिया से भी मतलब कोई ना कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं, जैसे कि एसआर रंगनाथन को मान लेते हैं अपन, उस समय में मतलब लाइब्रेरी के प्रोफेशनल प्रोफेसर थे मतलब। तो कहीं पे भी भारत का अगर रिप्रेजेंटेटिव करने, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी कॉन्फ्रेंस में जाना होता था, तो एसआर रंगनाथन महोदय जाते थे, पीएन कोल्ला होते थे, जिनको बहुत ही बड़ा ज्ञान इसमें लाइब्रेरी से संबंधित ज्ञान होता था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर रहे। इसी में इसी प्रकार जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, उस कॉन्फ्रेंस का मीनिंग यही होता है सम्मेलन, जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या दिया था? मॉडल लाइब्रेरी एक्ट प्रस्तुत किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, अंडरलाइन कर देना रेड पेन से इसके नीचे, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के नीचे रेड पेन से अंडरलाइन कर देना। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट प्रस्तुत किया। इस मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को अपन इतना विस्तार में पढ़ेंगे ना, एक्चुअल में जब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पढ़ेंगे ना, अपना टॉपिक पुस्तकालय विधान, अपन ये पुस्तकालय विधान होता क्या है, राज्यों के द्वारा इसके लिए क्या क्या मतलब कंडीशंस होती हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार सबसे पहले ये मॉडल्स लाए गए। मॉडल क्या होता है? एक आदर्श प्रारूप होता है। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्या जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोई भी चीज़ कानून बनने से पहले उस राज्य की, जैसे अपन राजस्थान के लेवल की बात करते हैं, तो अपने राजस्थान की क्या है? विधानसभा है। तो विधानसभा में क्या होता है? उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप को अपन क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। तब वो बिल पेश किया जाता है तो आपको पता है एक सहमति होती है, कितने सांसद होते हैं या कितने मंत्री होते हैं या कितने विधायक होते हैं जो उस पर क्या करते हैं? अपनी राय देते हैं। तो फिर पता है आपको एक रेशियो निकलता है, मान लो 100 मेंबर हैं, तो 100 में से क्या होता है? 1/3 रेशियो लिया जाता है या 1/6 रेशियो लिया जाता है कि भाई इतने अगर उस पर सहमत होता है तो वो बिल, जो अपन प्रारूप की बात करते हैं, वो बिल पास हो जाता है। जब वो बिल एक बार पास हो जाता है तो फिर वो क्या करता है? कानून बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो अपन लाइब्रेरी से संबंधित जो भी प्रारूप फॉर्मेट तैयार किया जाता है, जो भी प्रारूप तैयार किया जाता है, जो भी बिल लाया जाता है और वो बिल लाकर उससे संबंधित जो कानून बनता है, वो पूरा का पूरा काम किसमें होगा? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। उसके तहत जो 6 मॉडल है महत्वपूर्ण, उसमें से एक महत्वपूर्ण मॉडल है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। इसको अपन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मानना है। इससे संबंधित बड़े एग्जाम में, नेट लेवल के एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसकी डिटेल व्याख्या मैं आपको आगे करूंगा अपने अगले टॉपिक में। तो इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट प्रस्तुत किया। ये जो लाइब्रेरी एक्ट था, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पर आधारित था। ये जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था ना, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, इस लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को अपन हिंदी में क्या कहेंगे? पुस्तकालय विधान।
एंड तमिलनाडु के लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, इसे अपन हिंदी में क्या कह देंगे, पुस्तकालय विधान पर आधारित था। मतलब ये जो मॉडल बिल लाया गया था ना, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट लाया गया था ना, मतलब ये एक्ट किस पर आधारित था, इन राज्यों के, 3 राज्यों के पुस्तकालय विधान, मतलब इन 3 राज्यों की जो विधानसभा थी उन पर आधारित था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। मतलब तो सर्वप्रथम सारे के सारे एक्ट भी अपन देखेंगे ना लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के तहत, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो इन 3 राज्यों में सबसे पहले एक्ट बनते हैं। सबसे पहले बनता है आंध्र प्रदेश में, फिर अपन देखेंगे कर्नाटक में, फिर अपन देखेंगे तमिलनाडु में। जब अभी मैं आगे आपको लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पढ़ाऊंगा उस समय आपको ये चीज समझ में आएगी कि इन्हीं से संबंधित क्यों था। फिर इसी का ये जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट के लिए जो मॉडल एक्ट होता है ना, पूरे भारत में जो भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन आता है, पुस्तकालय विधान आता है, उसका आधार बनता है ये मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। इसलिए इतना महत्वपूर्ण होता है। ये किसने दिया, कब दिया, इसके संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अपनी यूनिट स्टार्ट होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना डिटेल में मैं ये एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, इतना डिटेल में देख लेना, आप किसी भी चैनल पे देखना, उस लेवल पे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। कंटेंट पूरा का पूरा मिल जाएगा, वो आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, डेट्स वेट्स वगैरह, पर चीजें समझ में आई हुई होती है ना, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक एक शब्द अपन को समझ में आया हुआ होता है ना, तो उसको याद करना भी आसान होता है। रीडिंग मारते वो चीजें याद हो जाती है, नहीं तो अपन को उसको 10-10 बार पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है। लेकिन अपने इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन में अपन रटने का काम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। फिर अपन देखते हैं ये जो होता है ना, इस पर आधारित होता है, इन 3 राज्यों पर आधारित होता है। और इसी में आपको कंटिन्यू लिखना है आगे, जो बाद में संपूर्ण भारत के पुस्तकालय विधान का आधार बनता है, जो बाद में संपूर्ण भारत, पूरे भारत के पुस्तकालय विधान मतलब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का आधार बनता है। मतलब अब दूसरे राज्य भी है ना बनता है, अब मतलब दूसरे भारत के दूसरे राज्य भी है ना इस मॉडल बिल के एक्ट को मानते हुए अपने राज्यों में भी क्या करते हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के तहत पुस्तकालय से संबंधित एक्ट बनाने के लिए और उसके संबंधित प्रारूप लाने के लिए कार्य करते हैं। धीरे धीरे सब राज्यों में ये विस्तृत होता है। और लेकिन इसीलिए मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था, मैंने कहा रंगनाथन महोदय के प्रयास के बाद ही तो लाइब्रेरी का विस्तार ज्यादा से ज्यादा होने लगा, लाइब्रेरी के इंपोर्टेंस को समझा जाने लगा, ना कि डब्ल्यू मॉड, ना कि मतलब सियाजी राव गायकवाड़ के प्रयासों के तहत। मतलब इसीलिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन को इसका जनक माना जाता है। एक्चुअल जो उत्पत्ति मानी जाती है, एक्चुअल जो लाइब्रेरी का विस्तार माना जाता है ना, एक बड़ा जो मतलब कहते हैं ना आंदोलन की तरह मतलब फैलती है कोई चीज, मतलब तो वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रयासों के और उनके द्वारा लाए गए इस एक्ट के बाद में इसका प्रचार और प्रसार और विकास होने लगता है। इसीलिए जो कंफ्यूजन होता है ना, मैं हर कंफ्यूजन आपका क्लियर करूंगा और हर एक कहते हैं ना हर चीज का मतलब तर्क देते हुए आपको चीजें बताई जाएगी। फिर अब अपन बात देखो, ये अपन ने इंडिविजुअल्स रोल देख लिए। इंडिविजुअल्स इन 3-4 ही जो अच्छे नाम आते हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, जहां से क्वेश्चंस बन सकते थे, वो चीजें मैंने आपको सारी पढ़ा दी। अच्छे सेकंड लेवल तक के, सेकंड ग्रेड के एग्जाम तक पे, इवन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम तक में भी यहाँ से क्वेश्चंस घुमा घुमा के बनाए जाते हैं, क्योंकि नेट में यहाँ से इस एक्ट से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब अपन पढ़ेंगे एसोसिएशंस का क्या रोल रहा था। रोल ऑफ एसोसिएशन, जो संघ बनते हैं ना उसमें 2-3 संघ होते हैं, और फिर जो मैंने आपको पंचवर्षीय योजनाएं बताई उसमें वो किन का रोल होता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का जो रोल होता है वो भी देखेंगे। इंडिविजुअल्स का रोल देख लिया अपन ने, अब देखेंगे रोल ऑफ एसोसिएशंस, लाइब्रेरी एसोसिएशन, पुस्तकालय संघ जो बनते हैं ना उनका क्या क्या रोल होता है। तो उसमें क्या होता है, नए संगठन बनाए जाते हैं, 3-4 संगठन को अपन को ध्यान में रखना होता है। हालांकि एक्चुअल में क्या है, इन ऑर्गेनाइज जो मैं अब एसोसिएशंस बता रहा हूँ, ये एसोसिएशंस क्या होते हैं, आज का टाइम में काफी एसोसिएशंस तो बंद हो चुके हैं, मतलब इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस अब कम बनते हैं, मतलब इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्योंकि काफी एसोसिएशंस काफी राज्यों के एसोसिएशंस होते हैं जो पुस्तकालय संघ होते हैं जो खत्म हो चुके हैं। मतलब वर्तमान में जिनकी, देखो मैंने कहा क्वेश्चन कौन सा इंपोर्टेंट होता है, जो मतलब शुरुआत से लगाकर वर्तमान में भी जिसकी चर्चा रहती है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले अपन मूवमेंट के तहत तो उनको पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस, अब अपन पढ़ रहे हैं रोल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस, मतलब लाइब्रेरी मूवमेंट्स के लिए
लाइब्रेरी एसोसिएशंस का क्या क्या रोल था? रोल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस, तो अपन इसको हिंदी में क्या कह देंगे? पुस्तकालय संघ का योगदान। पुस्तकालय संघ का लाइब्रेरी मूवमेंट्स में क्या योगदान था? तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ कौन सा बनता है? आंध्र देशा, आंध्र प्रदेश का जो सबसे पहले लाइब्रेरी एसोसिएशन बनता है ना, वो आंध्र देशा एसोसिएशन के नाम से बनता है और वो सबसे पहले 1914 में बनता है। तो अपन क्या लिखेंगे? भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन। भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ कौन सा था? यहां से क्वेश्चन आता है, कितनी बार ये क्वेश्चन आता है, स्टार बना लेना। भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या नाम होता है? आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1914 में। 1914 में सबसे पहले क्या होता है? आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन बनता है और फिर अपन क्या देखते हैं? इस एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। जो पत्रिका प्रकाशित की जाती है ना, वो पत्रिका कौन सी होती है उसका भी नाम ध्यान रखना। आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, वो जो कब प्रकाशित की जाती है? 1925 में। और उस पत्रिका का नाम क्या होता है? इंडियन लाइब्रेरी जर्नल। इंडियन लाइब्रेरी जर्नल। ये जो इंडियन लाइब्रेरी जर्नल के नाम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये पत्रिका कौन से एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है और कब प्रकाशित की गई थी? 1925 में आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। ये तीन चीजें इसमें अपन को इस एसोसिएशन से संबंधित ध्यान में रखनी। फिर अगर अपन सेकंड बात करते हैं तो और जो 3-4 अच्छे एसोसिएशंस बने थे, उन एसोसिएशंस को भी अपन ध्यान में रखते हैं। अपन को भी पता, अपन राजस्थान के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो राजस्थान का लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था उसकी डेट भी अपन को पता होनी चाहिए। आंध्र देश के बारे में लिख लिया आप सबने? नेक्स्ट अपन लिखेंगे ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसको अपन हिंदी में क्या कह देंगे? अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ। हिंदी में क्या कहेंगे? आप लिख लो ये, इसको हिंदी में कहेंगे अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ। इसकी स्थापना कब होती है? 1920 में, 1920 में स्थापना होती है अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ। इसकी स्थापना होती है 1920 में। ये 2-3 में लिखा रहा हूं जो अच्छे इंपोर्टेंट है। ये अलग है, ये अखिल भारतीय लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑल एशिया लाइब्रेरी एसोसिएशन अलग है, और एक अपन का जो महत्वपूर्ण होता है आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये अलग है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईएलए। इसकी स्थापना कब होती है? 1933 में होती है। 1933 में क्या होती है? आईएलए की स्थापना होती है, जिसे अपन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से भी जान सकते हैं, और हिंदी में अपन इसको क्या कहेंगे? भारतीय पुस्तकालय संघ। ये है अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ और ये है भारतीय पुस्तकालय संघ, दोनों में डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। फिर अपन बात करते हैं अपने राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके ऊपर भी आप स्टार बना देना। राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन, राजस्थान के पुस्तकालय संघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब मानी जाती है? 1962 में। किसकी मानी जाती है? राजस्थान की 1962 में। इस प्रकार बहुत सारे काफी राज्यों के, मतलब कर्नाटक का है, बेंगलोर का है, महाराष्ट्र का है, मुंबई पंजाब का है, इन सब का अपन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम जिसकी होती है उसका अपन ने ध्यान रख दिया। भारतीय लेवल पर जो होते हैं अपने इंडियन नेशनल लेवल पर,
उन दोनों को अपन ने देख लिया। और राजस्थान के एग्जाम की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपन ने राजस्थान के एसोसिएशन की डेट ध्यान में रख ली, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार जो अपन रोल ऑफ अपन एसोसिएशंस की बात करते हैं लाइब्रेरी मूवमेंट में, तो इन एसोसिएशंस का योगदान अच्छे से रहता है। तो अपन ने इन चीजों को देख लिया। अब अपन देखते हैं रोल ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो राज्यों की जो सरकारें थी ना, उन सरकारों ने मतलब क्या किया था, उसके तहत ही मैं उन पंचवर्षीय योजनाओं को सारी की सारी चीजों को आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आप लिखिए रोल ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपको टॉपिक पता चल रहा है ना, आपको टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई अपना टॉपिक क्या है। टॉपिक है लाइब्रेरी मूवमेंट्स। लाइब्रेरी मूवमेंट्स में अपन तीनों काल में, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल में जो लाइब्रेरी मूवमेंट्स जो हुए उन सब मूवमेंट्स को देख रहे हैं। आधुनिक काल को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में जो योगदान था उनको अपन ने पहले पढ़ लिया था। 20वीं शताब्दी में जो अपन देख रहे हैं आधुनिक काल में, उसमें अपन ने सबसे पहले इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत भूमिका जिन्होंने निभाई उनका देखा। व्यक्तिगत भूमिका के बाद में जो एसोसिएशंस बने उनको देखा। फिर अपन जो तीसरा पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट है वो अपन देख रहे हैं रोल ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। रोल ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो भी मतलब जो छोड़े यूनियन मतलब जो मतलब क्या, एक तो होते राज्य सरकार होती है और एक यूनियन टेरिटरी होती है ना, जिसे अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज जो होती है, जहाँ जो मतलब एक्चुअल में यूनियन टेरिटरी का मेरे को हिंदी में नाम नहीं आ रहा है। तो जो राज्य सरकारें होती है उनका क्या क्या रोल रहता है लाइब्रेरी मूवमेंट्स में, उनको अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे इतनी अपन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत इनको पढ़ते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं को देखो, मैं हर बार देखो पंचवर्षीय योजना क्या होती है, पांच साल का जो कार्यकाल होता है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, FYP। तो मैं FYP लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। 5 ईयर प्लान्स को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जिसे अपन कहते हैं हिंदी में पंचवर्षीय योजना। अब आप नोट्स को पूरा बनाना अपने अकॉर्डिंग और सारी चीजें लिखते जाना। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना, जिसे अपन हिंदी में इंग्लिश में क्या कहेंगे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। एक बार मैं पूरा लिख रहा हूं, अब आगे जो भी लिखूंगा मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। आपको कंप्लीट लिखते हुए चलना है एज पर अपने नोट्स। आप अपने नोट्स किस प्रकार से बनाते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो जब अपन पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या होता है, 1951 से लगाकर 1956, 1951 से लगाकर 1956 तक होती है पहली पंचवर्षीय योजना। तो इस पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, क्योंकि आजादी के बाद अब देश को विकास भी तो करना होता है ना, अब देश को तरक्की करने के लिए इन पंचवर्षीय योजना में दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन लाइब्रेरी की पर्सपेक्टिव में जो चीजें होती है ना, वो अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैंने क्या पढ़ाया था, पहली पंचवर्षीय योजना में 9 राज्यों की सरकारों ने क्या किया था, अपने अपने राज्यों में सेंट्रल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की थी या उसकी शुरुआत की थी। इसको अपन लिखते हैं तो अपन क्या कहेंगे, इसी दौरान 9 राज्य सरकारों ने स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी दौरान, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना, इसी दौरान 9 राज्यों की सरकारों ने स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया। स्थापित करने का निर्णय लिया। यहां पे महत्वपूर्ण क्या है, 9 राज्य, स्टेट्स को ध्यान में रखना। क्वेश्चन एग्जामिनर नंबर से पूछता है और नंबर से क्वेश्चंस गलत करवाता है। 8 ऑप्शन में मिल जाएगा, 10 ऑप्शन में मिल जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने राज्यों की गवर्नमेंट्स ने स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की थी, 5, 8, 9, 10 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, आसपास के ऑप्शन मिलेंगे। तो किस पे फोकस करना है अपन को, 9 राज्यों की सरकारों को। फिर अगर अपन बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना,
सेकंड जो 5 ईयर प्लान होता है उसका टेन्योर इसी के आगे कंटिन्यू होता है 1956 से लगाकर 1961 तक, 1956 से 1961। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड 5 ईयर प्लान की। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत जो होता है उसमें सबसे पहले देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की जाती है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या होता है 1956 से लगाकर 1961 तक, 1956 से 1951 तक का इसका टेन्योर होता है। तो इस दौरान जो लाइब्रेरी से संबंधित जो काम होता है ना वो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की गई। इसको हिंदी में क्या कहोगे, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी साइंस को आप कहोगे पुस्तकालय विज्ञान संस्थान। हिंदी में इसको क्या कह देंगे, पुस्तकालय विज्ञान संस्थान, पुस्तकालय विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट, इसी पंचवर्षीय योजना में सेकंड पंचवर्षीय योजना में जो महत्वपूर्ण काम होता है ना वो क्या होता है, एक रिफ्रेशर कोर्स लॉन्च किया गया। आपको पता था ना, मैंने कल आपको बताया था ये रिफ्रेशर कोर्स लॉन्च किया जाता है। उसकी शुरुआत कब होती है 2 मार्च 1959 में। तो आप क्या लिखोगे, रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स ऑन, ये रिफ्रेशर कोर्स किससे संबंधित होता है, रिफ्रेशर कोर्स ऑन द पब्लिक लाइब्रेरी एंड नेशनल डेवलपमेंट, रिफ्रेशर कोर्स ऑन द पब्लिक लाइब्रेरी एंड नेशनल डेवलपमेंट। शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था ये, इसकी डेट क्या थी 2 मार्च 1959, 1959 में। तो अपन को पता चल गया 1959 किसके अंतर्गत आ रहा है, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आ रहा है। तो रिफ्रेशर कोर्स ऑन द पब्लिक लाइब्रेरी एंड नेशनल डेवलपमेंट कब किया जाता है, इसका संबंध किससे होता है, सेकंड 5 ईयर प्लान से होता है। थर्ड 5 ईयर प्लान में इतना कोई विशेष कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको मैं थर्ड 5 ईयर प्लान का तीसरी पंचवर्षीय योजना के भी टाइम पीरियड लिखा देता हूँ, उससे संबंधित भी अगर कोई चीज आए तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। थर्ड 5 ईयर प्लान कब हो जाएगा, इसी से जस्ट आगे 1961 से लगाकर 1966 तक। क्योंकि थर्ड 5 ईयर तीसरे 5 ईयर प्लान में मेरे को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा नहीं आपके लिए लाने के लिए, अदरवाइज मैं जरूर लेके आता हूँ। मैं आपके लिए पूरी हार्डली मेहनत कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मैं यही चाहूंगा कि मेरे से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो एडवांस में रहे, आने वाली वैकेंसी के लिए पूरे का पूरे एडवांस में रहे। तो थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर अपन बात करेंगे ना, इसका टेन्योर लिख लेते हैं अपन 1961 से कब तक होता है 1966 तक। और फिर अपन बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण फोर्थ 5 ईयर प्लान। जो चौथा 5 ईयर प्लान होता है ना वो कब होता है, अब 1960 के बाद में क्या होता है 2 साल का क्या आता है, और यहाँ पे 3 साल का क्या आता है, योजना अवकाश आता है। तो 66 से लगाकर 69 तक कुछ भी नहीं होता है। और चौथा जो 5 ईयर प्लान आता है वो आता है 1969 से लगाकर 1974 1974 तक। तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान होता है उसका टेन्योर होता है 1969 से लगाकर 1974 तक। तो जो इसके बीच में जो 66 से 69 तक जो 3 साल का आता है ना वो योजना अवकाश होता है। उस समय कोई योजना बनती नहीं है देश में, इसी को अपन कहते हैं योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका जो फोर्थ 5 ईयर प्लान होता है इसका यहाँ से क्वेश्चन बनता है
RRLF की स्थापना इसी 5 ईयर प्लान के तहत होती है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए RRLF, जिसे अपन पूरा नाम क्या है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जो मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। आगे तो मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। RRLF की स्थापना कब होती है? 22 मई 1972। तो यहां से आपका अगर क्वेश्चन पहुंचे RRLF की स्थापना कौन से 5 ईयर प्लान से संबंधित है, तो आपको पता चल जाना चाहिए 4th 5 ईयर प्लान से संबंधित है। क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, ध्यान में रखना है ना। फिर मैंने आपको बताया था 7th और 8th के साथ में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था इनफ्रीनेट का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4th के बाद में अपन को सीधी कौन से ध्यान रखना है, 7th 5 ईयर प्लान का ध्यान रखना है। टेन्योर 7th 5 ईयर प्लान का टेन्योर क्या होता है, 1985 से लगाकर 1990, 1985 से 1990। और जो 8th 5 ईयर प्लान होता है वो प्लान कब आता है, 1992 से 1997, 1992 से 1997, 1992 से लगाकर 1997 तक, ये होता है 8th 5 ईयर प्लान का। इन दोनों को मैंने इसलिए लिखाया कि यहां से क्वेश्चन बनता है इनफ्लिपनेट का, और इनफ्लिपनेट का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि भारत में जो सूचना का प्रसारण करने के लिए इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफ्लिपनेट मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, लाइब्रेरी से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए यूजीसी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसलिए इन दोनों योजनाओं का आपको पता होना, इन दोनों प्लान का पता होना चाहिए। अब इसी के तहत मैं वो आपको क्वेश्चन लिखा देता हूं जो भी मैंने बताया था नेट में आया था। आपको आगे आने वाली सेकंड ग्रेड की वैकेंसी में ये क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। इनफ्लिपनेट किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ, क्वेश्चन ये था। और ये क्वेश्चन कब का है, नेट 2024 का। क्वेश्चन क्या है, इनफ्लिपनेट किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ। तो मैं ये नहीं कहूंगा 7th का, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में घुमा सकता है, लेकिन आपको इनफ्लिपनेट की स्थापना की डेट पता होनी चाहिए 1991। कल वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, एक्चुअल में तो आप अपन आंसर कौन सी मानेंगे, 7th 5 ईयर प्लान मांगेंगे, क्योंकि 7th 5 ईयर प्लान में क्यों 90 से पहले इसका काम शुरू हो जाता है और 91 में स्थापित हो जाता है, तो 90% तो 7th 5 ईयर सही है, लेकिन डिपेंड करता है ऑप्शन में अगर ऐसा आ गया इनमें से कोई नहीं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। बाकी आप आंसर किसको मानोगे, 7th 5 ईयर प्लान को। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना, फिर मैं बता रहा हूं आपको 10th 5 ईयर प्लान। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या टेन्योर होता है उसका, 10वीं पंचवर्षीय योजना का वो होता है 2002 से लगाकर 2007 तक। 2002 से लगाकर 2007 तक इसका क्या होता है, टाइम पीरियड आता है। तो लेकिन इसके तहत वर्ष 2003 में नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना हुई। क्या लिखोगे, इसके तहत वर्ष 2003 में नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसे अपन हिंदी में क्या कह देंगे, नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछ ले, नेशनल
मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब आया है, डेट पूछा जाता है 2003, किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित होता है, 10वीं से, क्योंकि 2003 किसके अंतर्गत आ रहा है, 2002 से लगाकर 2007 के बीच में। और एक लास्ट इंपोर्टेंट लिख लो, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12th 5 ईयर प्लान, उसके तहत क्या आता है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी के लिए अगर कोई मिशन चलाया जा रहा है और वो महत्वपूर्ण नहीं हो, ये तो हो भी नहीं सकता, आप सबको पता होगा। क्योंकि जिस सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं और उसके लिए, उसके विकास के लिए अगर कोई मिशन चलाया जा रहा है, उसके विकास के लिए कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई गतिविधि हो रही है और वो उसका क्वेश्चन नहीं बने, उसके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। तो 12वीं जो 5 ईयर प्लान है ना, पंचवर्षीय योजना, उसका टेन्योर कब होता है, सबसे पहले तो 2012 से लगाकर 2017 तक। आगे ना अपन प्रॉपर आधुनिक पीरियड में 2012 से लगाकर 2017 तक। तो अपन क्या लिखेंगे, इसके तहत वर्ष 2012 में, इसके तहत वर्ष 2012 में, इसके तहत वर्ष 2012 में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की स्थापना, इसके तहत वर्ष 2012 में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज को अपन हिंदी में क्या कर देंगे, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन। हिंदी में क्या कह देंगे, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, हिंदी में इसको कह देंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन। की स्थापना की गई। लेकिन राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना तो हो जाती है 2012 में, लेकिन इसको शुरू कब किया जाता है, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2014 में। तो ये भी चीज लिख लीजिए, जिसे तात्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा फरवरी 2014 में शुरू किया जाता है, जिसे तात्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रणब मुखर्जी द्वारा फरवरी 2014 में शुरू किया जाता है। यह मिशन शुरू कब होता है, स्थापना तो कब हो जाती है 2012 में, और शुरू कब होता है, फरवरी 2014 में शुरू किया जाता है। दोनों डेट ध्यान में रखनी है आपको, है ना। तो फरवरी 2014 में शुरू किया जाता है। इस प्रकार आज अपना लाइब्रेरी मूवमेंट्स वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। मैंने एक एक पॉइंट पूरे के पूरे टॉपिक को आपको हैंड रिटन नोट्स लिखा दिए हैं। और अब अपना जो अगला टॉपिक आने वाला है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट यूनिट का सबसे टफ टॉपिक होता है। वो टफ इसलिए होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो जैसे बुक में अपन पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा समझने में डिफिकल्टीज आती है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन से जुड़े हो। और इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन आपकी हर जो टफेस्ट जो चीज़ होती है, जो लैंग्वेज बैरियर होता है, जो कॉन्सेप्ट बैरियर होता है, वो आपको ईजी करके प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।